हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो फिजिक्स के रिवीजन के अंदर अपन लोग फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें अपन ने नहीं छोड़ा है। जहां तक है जितना भी पेपर में आना चाहिए था इंपोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर चुके हैं। आज सेकंड चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें इंपोर्टेंट नहीं है कि मतलब ज्यादा इसमें पढ़ना हो। जो मेन टॉपिक है उसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ये तो सिर्फ आपके लिए थ्योरी है जो कि आपको याद रखनी है थोड़ा बहुत पॉइंट, क्योंकि इसका जो ज्यादा वेटेज अगर मैं मान के चलूं तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, 20 मिनट में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर, देखो ये तो थ्योरी है इसकी। मानव नेत्र कैमरे की भांति एक प्रकाशीय यंत्र है। यह मनुष्य के शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। ये सबको पता है भाई। देखो जो हमारी आंखें हैं वो तो महत्वपूर्ण अंग है ही है। उनके बिना तो समझ लिए संसार में कुछ देख ही नहीं पाओगे, वीडियो को ही नहीं देख पाओगे आप लोग, ठीक है। मानव नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण भाग यानी कि क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं इसके मानव नेत्र के, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये देखिए इधर कि जैसे दृढ़ पटल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, आइरिस क्या होती है, अंधबिंदु क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, ये सब इसके अंदर है। लेकिन ये सब कोई काम का नहीं है। अब मैं आपको बताऊं क्लियरली, ये कोई काम का नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसको याद करो भाई, आइरिस क्या चीज होती है। अब इसमें मैं बता दूं, देखो जैसे ये है पुतली है, ठीक है। ये क्या है, कचाव द्रव है। ये क्या है, दृष्टि पटल है। इसके पीछे जो होता है क्या होता है, इधर रेटिना होती है। तो ये सब चीजें एक थ्योरेटिकली आप लोग देख सकते हो, फिगर में समझ सकते हो। ये तो एक मतलब देखने वाला टॉपिक हो गया कि सर दृढ़ पटल कहाँ है, यहाँ पर है दृढ़ पटल, ये रहा, ठीक है। तो ये तो सब आप थ्योरेटिकली आप देख के याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये, क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ टॉपिक क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर। इसको अच्छे से समझेंगे क्या चीज है, समझना नहीं है मतलब इसको समझ के याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक रेटिना पर बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबको पता होता है कि सर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है कि उल्टा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। प्रतिबिंब कैसा होता है सर, उल्टा होता है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। ये आपको इंपोर्टेंट टॉपिक है। इंपोर्टेंट फैक्ट अगर मैं बात करूं कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंपोर्टेंट फैक्ट याद क्या रखना है, तो वो सर यही याद रखना है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। क्लियर। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि जैसे आप लोग ज्यादा अगर फोर्स करते हो कि सर इस टॉपिक पे ऊपर ज्यादा बात करें, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करें, या इससे दृढ़ पटल कॉर्निया के ऊपर बात करें, ये इंपोर्टेंट नहीं है। देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब इनको समझते हुए चलना, क्योंकि ये थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। मानव नेत्र द्वारा दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी आंखों को क्या करते हैं, जब ज्यादा नजदीक की वस्तु होती है, जैसे कि अपनी कॉपी को आप ज्यादा नजदीक इधर इधर अपने पास में यहां पर रख लो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आंखों को थोड़ा सा सुकड़ाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थोड़ा छोटा सा करके देखते हो, या फिर ज्यादा दूर की वस्तु को देखना हो आपको दूर से, तो आंखों को थोड़ा बड़ा करके देखते हो, ठीक है ना। ये सब जो हम प्रोसीजर करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, नेत्र के द्वारा दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम करना। जैसे कि ज्यादा नजदीक की वस्तु होती है तो हम क्या करते हैं, आंखों को छोटा सा करके देखते हैं, बहुत ऐसे 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 करके छोटा छोटा करके देखते हैं, ठीक है। आंख को छोटा सा कर लेते हैं, और जब दूर की वस्तु को देखनी होती है तो आंख को बड़ा करके देखते हैं, जैसे किसी को घूर रहे हो इस तरीके से, है ना। तो ऐसा करते हैं कब, यानी कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो बड़ा करते हैं, नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो छोटा करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी कम और अधिक होती है, यानी ये खुद ही एक जनरेटेड है। लेंस की फोकस दूरी को हम अपना भी कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना भी बढ़ा सकते हैं। इसकी जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं समंजन क्षमता। ये टॉपिक इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है कई बार कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए, ठीक है। अच्छा अब क्या है सर,
मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेमी तथा दूर बिंदु अनंत पर होता है। सर ये जो लाइन है ये समझ लीजिए आपके लिए 1 नंबर की लाइन है, मतलब पेपर में पूछे जाने वाली लाइन है। अगर पेपर में पूछी जाएगी तो 1 नंबर में जरूर पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकती है या फिर नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन के लिए हो सकती है कि मानव नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु कितना होता है अनंत पर होता है। ठीक है, मानव नेत्र में नेत्रदंड प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होते हैं तथा शंकु तीव्र प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होते हैं। ये सब भले ही याद करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है ये है। मैं इसको अगले टॉपिक पे बात करें, ये इंपोर्टेंट है सर। स्टार बना देता हूँ, 3 स्टार का टॉपिक है, 4 स्टार बना दीजिए, 5 स्टार बना दीजिए। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है। यदि व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी मुझे क्या है पास की वस्तु एकदम टकाटक एकदम चकाचक दिख रही है भाई, कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रही है। ठीक है, तो क्या है यदि व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं, तो इससे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब ये साला क्या है अपना ऑपोजिट काम कर रहा है, अपने नाम के अपोजिट है, यानी अपने नाम का सगा नहीं है ये दोष। क्या है अपने नाम का सगा नहीं है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब सर निकट दृष्टि दोष है, हमको क्या लग रहा है निकट दृष्टि दोष है सर, तो निकट की चीजें नहीं दिखनी चाहिए, है ना, ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की नहीं दिखेगी, दोष क्या है निकट का है तो निकट की नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन साला अपना नाम का ही सगा नहीं है ये दोष। क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, यानी निकट दृष्टि दोष में पास की दिखाई देंगी, दूर की दिखाई नहीं देंगी। और ये सर मैं बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा एक भी ईयर नहीं गया जिसमें निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के बारे में ना पूछा गया हो। चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आइज के चैप्टर से एक भी ईयर नहीं गया है। तो यदि व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं, तो इसे क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस सर इंपोर्टेंट है यहां पर। अवतल लेंस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा कि सर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बताओ भाई क्या यूज करोगे, तो हम कहेंगे सर आपके आगे एक बड़ा सा चश्मा लगा देते हैं, छोटा सा ऐसा मैंने लगाया हुआ ना, तो आपके आगे एक चश्मा लगा दीजिए। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है निकट दृष्टि दोष है, तो उस चश्मे के अंदर जो लेंस लगाने हैं वो क्या लगाने हैं अवतल लेंस। दिख रहा है फिगर, अवतल लेंस क्या लगा देना है, अवतल लेंस लगा देना है, तो निकट दृष्टि दोष खत्म। फिर आपको एकदम चकाचक दिखेगा, दूर की भी दिखेगी नजदीक की तो दिख ही रही थी। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है देखिए मैं बताता हूं जी, कि यहां पर समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा है एक अच्छे से समझ लेंगे, फिगर भी देख दिए हुए हैं यहाँ पर, फिगर से भी देख ले सकते हो आप, अच्छे से समझ लेंगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। रियलिटी क्या है कि जो इमेज हमारे ऊपर बननी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बननी चाहिए थी वो कहां बननी चाहिए थी, रेटिना पर। क्या पर सर, रेटिना पर, यानी कोई हमारे सामने ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बननी चाहिए, रेटिना पर। लेकिन देखो क्या हो रहा है, इस आंख में देखो ऊपर वाली में क्या हो रहा है कि इमेज कहां बननी चाहिए थी, रेटिना, यहां पर इस जगह पर इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर। ये है अपनी रेटिना, कहां बननी चाहिए थी इस जगह पर, लेकिन बन कर रही है रेटिना से आगे की तरफ बन रही है। देखो यहां पर बन कर रही है रेटिना से आगे की तरफ, कहां बन रही है, आगे की तरफ, आगे की तरफ बन रही है। तो हम यहां से एक टॉपिक और समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हो, ये समझ सकते हो कि सर निकट दृष्टि दोष के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इमेज है, यानी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, वस्तु की जो प्रतिबिंब है, रेटिना पर ना बन के रेटिना से आगे की तरफ बनता है। एक लाइन और बढ़ गई, निकट दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति का जो निकट दृष्टि दोष के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे की तरफ बनता है, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, आगे की तरफ बनता है। ठीक है, यानी कि अगर जो वस्तु की इमेज है रेटिना पर ना बन के आगे बने या पीछे बने, तो इसका मतलब है आंख खराब है भाई, आंख खराब है। क्योंकि अगर प्रॉपर रेटिना पर बन रही है तो आपकी आंख एकदम टकाटक है, अच्छे से दिख रही है, अंदर का भी दिख रहा है बाहर का भी दिख रहा है, एकदम मजे ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर रेटिना पर ना बन के कहां बन रही है, आगे की तरफ बन रहा है आपका इमेज। इसका मतलब आपकी जो आंख है उसमें क्या कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है रेटिना से आगे की तरफ बनता है, ये आपको याद है। दूसरे टॉपिक पर बात करें अपन, एक आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है सर, दूर दृष्टि दोष।
क्या है, दूरदृष्टि दोष। जैसा कि अपन लोगों ने निकट दृष्टि दोष पढ़ा, क्या पढ़ा उसके अंदर बताइए, थोड़ा सा याद है आपको? देखते हैं आपकी मेमोरी टेस्ट कितनी है। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि सर निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई क्या कर रही थी, दे रही थी कि नहीं दे रही थी? निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही थी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। निकट दृष्टि दोष अपने नाम का अपोजिट है, ऐसे ही दूर दृष्टि दोष भी अपने नाम का अपोजिट है। यदि कोई व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सा लेंस इस्तेमाल किया था सर? उत्तल लेंस इस्तेमाल किया था। फिगर देखिए, मैं समझाता हूं, एक बार कोशिश करिएगा समझने का। ऊपर वाला फिगर कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया हमारी आंख एकदम बढ़िया है क्योंकि रेटिना पर चित्र कहां बन रहा है, इमेज कहां पर बन रही है? रेटिना पर। इमेज कहां पर बन रही है? रेटिना पर। ठीक है, यानी आंख हमारी एकदम टकाटक है। अब क्या है, देखिए ये रखा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष है इस वाली आंख में। क्या हो रहा है कि रेटिना तो है यहां पर और प्रतिबिंब कहां चला गया सर? उससे भी पीछे। उससे भी कहां चला गया? पीछे चला गया। यानी निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे की तरफ बनता है। कहां बनता है? रेटिना से पीछे की तरफ। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता था बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? रेटिना से आगे की तरफ बनेगा, कहां पर बनेगा? ठीक है, तो निकट दूरदृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब था रेटिना से पीछे की तरफ बन रहा है, तब करेंगे क्या, इसके आगे सर उत्तल लेंस लगा दो। ये जो प्रतिबिंब था जहां पर बन रहा था अब कहां पर शक्कर आ जाएगा? रेटिना पर ही आ जाएगा और एकदम बढ़िया दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर बात करें सर। वृद्धावस्था में मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आप सभी लोगों को एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जैसे देखो, जैसे चश्मा बनाना मुझे नहीं आता है क्योंकि मेरी ड्राइंग ज्यादा खास अच्छी नहीं रही है, पता नहीं पर कैसे नंबर अच्छे आ गए थे मेरे हाई स्कूल में ड्राइंग में। ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरीके का चश्मा अपन लोग बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये ऐसा कुछ चश्मा, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ। अब देखो क्या होता है उसके अंदर, चश्मे के अंदर मैं आपको एक बात दिखाऊं, 1 मिनट लेंगे ज्यादा नहीं, टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कुछ चश्मे आपने देखे हो बड़े बूढ़े टाइप, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अपने घर में भी आपने देखे होंगे, तो उनके चश्मे देखे होंगे आपने, नीचे का कुछ देखो ऐसे होता है। ठीक है, ऊपर का तो आपका जैसा है वैसा रहेगा, यानी 2 लेंस लगे होते हैं, एक ऊपर का अलग से टाइप का होता है और एक नीचे कुछ ऐसा होता है। देखा है कि नहीं देखा? तो ये क्या होता है, ये द्विफोकल लेंस होता है, यानी दो फोकस वाला लेंस होता है, जिसमें क्या होता है, वृद्धावस्था में मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसे क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। यानी ये जो दोष है हमको बुढ़ापे में ही जाके होने वाला है, तो टेंशन फ्री हो जाओ, अभी तो अपनी प्रॉपर जवानी भी नहीं आई है। ठीक है ना, पता है ना, क्योंकि अभी 10th में पढ़ रहे हो तो ठीक से जवानी भी नहीं आई, तो इस दोष की तो बात ही अलग है। ये दोष नहीं होने वाला आपको, क्योंकि ये कब होता है? बुढ़ापे में। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया था, यानी दोनों तरीके के लेंसों का उपयोग किया था। कुछ इस तरीके का लेंस देखा होगा आपने। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार। आप लोग मतलब ना तो कमेंट नहीं करते हो, ना अगर वीडियो को लाइक तो कर देते हो, लेकिन टारगेट को फॉलो नहीं कर रहे हो। चलिए आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ एक, ठीक है, टारगेट है मेरी वीडियो अब की बार में 100 लाइक तो पूरी करनी चाहिए भाई। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इस टारगेट को पहुंचाने में मेरी मदद करता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। यदि व्यक्ति को ऊर्ध्व तथा क्षैतिज रेखा एक साथ दिखाई नहीं देती है तो इसे अबिंदुकता दोष कहते हैं। इसको भले याद करना मत करना, लेकिन याद कर ही लेना, एक लाइन है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है अबिंदुकता क्या होता है। हाँ सर, लेकिन जे वाला इंपोर्टेंट है, जे वाला कभी इंपोर्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? यदि व्यक्ति को निश्चित रंग के बीच विभेद नहीं कर पाता। निश्चित रंग कौन कौन से, यानी कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं, कौन कौन से हैं सर? एक तो हो गया हमारा पता ही लाल, क्या हो गया सर? एक तो हो गया लाल, और सर एक क्या हो गया पता कतई हरा हो गया, क्या हो गया? हरा रंग हो गया। ये 2 रंग कतई ऐसे रंग हैं जिनको कुछ लोग अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते। कुछ स्पेशल लोग, अपन लोग तुम लोग नहीं, कुछ स्पेशल लोग हैं
जो इनमें डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये रंग लाल है कि ये रंग हरा है, कि रंग लाल है कि रंग हरा है। तो सर इस प्रकार का कोई एक जो है, इस प्रकार का आंखों में कोई एक इफेक्ट होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं वर्णांधता। यानी हिंदी में अगर बात करूं तो वर्णांधता, और इंग्लिश में बात करूं तो क्या बोलते हैं इसको, कलर कलर विजन। क्या बोलेंगे अपन लोग, एक मिनट, कलर विजन। ये क्या होता है, ये जो है कलर विजन जो है हमको जन्म से ही मिलता है। अगर हमारे मम्मी पापा या किसी में मतलब अनुवांशिक रूप से गुण होता है ये, अगर अनुवांशिक दोष होता है ये, अगर हमारे बुजुर्गों में, हमारे मम्मी पापा में किसी में भी इस तरीके का कोई दोष है तो डेफिनेटली बच्चे में आने के चांसेस इसके ज्यादा है। ठीक है, ये कैसा दोष होता है, कलर विजन होता है। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेडिकल होता है तो उसमें उसको चेक किया जाता है, कलर विजन को क्या किया था, चेक किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको लाल रंग और हरा रंग दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे भी एक टीचर ऐसे थे जिनको लाल और हरे रंग के बारे में डिफरेंस नहीं पता था कि हरा रंग कैसा होता है, लाल रंग कैसा होता है। तो उनको भी ये प्रॉब्लम थी, जिसको क्या बोलते हैं, कलर विजन बोलते हैं। और एक स्पेशल बात पता क्या है इसके अंदर, बताओ, अगर आपने ये पूरी लाइन पढ़ ली हो तो स्पेशल बात ये है सर, इसका कोई उपचार नहीं है। डॉक्टर अभी तक इसका इलाज नहीं कर पाए कि कलर विजन को खत्म कैसे करना है। मतलब नहीं दिखना तो दिखना ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, कोई चश्मा ही नहीं बनाया। अब भाई करें क्या, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो गया, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस हो गया। अब इसके लिए कौन सा लेंस बनाएंगे, वही नहीं सारा लेंस तो बनाएंगे कहां से। ठीक है, चलिए ये तो सब मजाक है। आगे टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। क्या है, जब कोई श्वेत प्रकाश, यानी अपना मनुष्य वाला जो आंख वाला सिस्टम था वो तो खत्म हो गया। अब आया सिस्टम, क्या सिस्टम है, कांच का प्रिज्म। यानी प्रिज्म के ऊपर बात चलती है। पहले प्रिज्म का काफी बड़ा टॉपिक हुआ करता था जब अपन लोग हम पढ़ते थे, यानी कि 2012-13 की बात है, जब प्रिज्म के ऊपर काफी कुछ था पढ़ने के लिए। लेकिन अब तो प्रिज्म ने सिर्फ इतना छोड़ दिया है कि बस इसको समझ लो कि क्या होता है प्रिज्म। प्रिज्म सही लगा मैंने, प्रिज्म में एम रहेगी यार। चलिए ठीक है, इसको हिंदी में नहीं, हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश कमजोर है अपनी, आपको पता ही है शुरू से। प्रिज्म ऐसे लिख लेते हैं, अब तो हिंदी सही है। चलिए, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों का मतलब है कि जो प्रकाश की किरण है कितने रंगों से मिलकर बनी है। तो सर 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इसमें पूरे 7 रंग दिखाई नहीं दे रहे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अवयवी रंगों का मतलब है जिनसे मिलकर वो बनी होती है, उनमें विभक्त हो जाती है, यानी टूट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, 8। क्या लिख दिया यार किसी ने, 8 लिख दिया। बताओ 8 क्या होता है, 8 तो सिर्फ एक डिजिट है, 8 क्या एक नंबर है, क्या है, नंबर है। तो सर विचलन कोण क्या 8 होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा होगा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टा। प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, देखते हैं सर रंग कौन कौन से होते हैं। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। गिनिया कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 7 8 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। ठीक है, तो इनको एक याद करने का ट्रिक भी होता है, क्या बोलते हैं, विबग्योर। विबग्योर बाई ओ आर। इनको इनको नेमिंग क्या होती है। बी का मतलब शायद मेरे हिसाब से वॉयलेट होता है, वॉयलेट। ठीक है, सही है स्पेलिंग। आई का मतलब क्या होता है सर, इंडिगो, इंडिगो। बी का मतलब क्या होता है सर, ब्लू होता है शायद। ठीक है, जी का मतलब सर क्या होता है, ग्रीन होता है। वाई का मतलब सर क्या होता है, येलो, येलो, येलो। ओ का मतलब क्या होता है सर, ऑरेंज। और सर रेड का मतलब तो आप तो होता ही है, जिससे मैं लिख रहा हूं रेड। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं जिनसे मिलकर हमारा सूर्य का प्रकाश बना होता है। जो आप दोपहर में, जो सुबह सुबह तो शायद लाल टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो देखिए दोपहर में जो थोड़ा सा
सूर्य 9-10 बज जाते हैं तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सफेद एकदम मतलब आपको व्हाइट व्हाइट सा दिखने लग जाएगा सूर्य एकदम सामने से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको हम श्वेत प्रकाश बोल रहे हैं ना, वो किससे मिलकर बना होता है, 7 रंग। और 7 रंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और न जाने क्या क्या होता है, ठीक है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। या तो ये अपना इतना ही काफी है इसके अंदर। अब क्या है, ये शायद लास्ट है इस चैप्टर का, ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट रह गया है, ठीक है। हाँ, तो ए को क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रिज्म कॉर्ड। और डेल्टा एम ये सब क्या बना दिया है, 8 क्या होता है, 8 कुछ भी नहीं होता सर, ठीक है, 8 कुछ भी नहीं होता। ये क्या है, डेल्टा एम है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं सर इसको, ठीक है। अब क्या है सर, प्रकाश का विकिरण सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कितना है, 3 स्टार लायक टॉपिक है, 3 स्टार लायक टॉपिक है, ठीक है। क्या है, 3 स्टार लायक टॉपिक है, क्योंकि इंपोर्टेंट बहुत है, ठीक है। प्रकाश का विकिरण सर पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं सर इसको, ठीक है। करना क्या है इसके अंदर बताते हैं, चलिए ठीक है, समझते हैं। 1 मिनट के लिए आप फोकस कर लीजिए थोड़ा सा वीडियो पर, बहुत देर मजाक हो गई। क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण हो, तो इन कणों द्वारा प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो सर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो सर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है प्रकाश का चारों तरफ फैलना, ठीक है। प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल, ठीक है। आप कहोगे सर इतना ही लिखिए, प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखना, ये तो सिर्फ समझने के लिए लिखना। क्या है, ऐसे थोड़ा सा नेक बड़ा करके लिखना है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से। मैंने सर एक सराउंड बना लिया है, एकदम टकाटक अच्छा सा गोला बनाया है, ठीक है। अब एक सराउंड बना लिया मैंने छोटा सा, मैंने इस जगह पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे से धूल के कण ले लिए, ठीक है। ये सब क्या है, छोटे छोटे से धूल के कण, ठीक है। अब अगर प्रकाश आता है, ठीक है, क्या आता है, प्रकाश आया इधर से आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा बहुत तेजी से आ रहा है। अब जिस धूल से कण से टकराता है तो ये क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। ये इधर उधर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस फैलने को ही क्या बोलते हैं, यानी प्रकाश के फैलने को ही क्या बोल देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे कि आपने एक हॉल में एलईडी जलाई, तो आप हॉल में अगर एक एलईडी जलाते हो तो ये चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है कि नहीं, क्योंकि उस हॉल के अंदर छोटे छोटे धूल के कण हैं जिनसे टकराने के बाद प्रकाश रिमूव यानी एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, चारों तरफ फैल जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, नोट करना है, नोट कुछ भी नहीं करना, सॉरी नोट कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ आपको ये पीपीटी फॉर्मेशन में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैंने काफी कुछ दे दिया यार आप सभी लोगों को, बहुत कुछ दे दिया है। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, फिजिक्स के भी दे दिए हैं, केमिस्ट्री के भी अपन लोग अब रिवीजन चालू करने वाले हैं, ठीक है। 1-2 दिन के बाद फिर मैथ का रिवीजन, यानी कि आपको पेपर तक ये समझ लीजिए धांसू एकदम वज्र का बना के भेजूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। जाते ही एकदम लड़ाई चालू क्वेश्चन पेपर से, और 1 घंटे 1.5 घंटे में पेपर को खत्म करके बैठ जाओगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्या है सर, अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, लाइन और रह गई है फिर आपके बाद। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। सर उदाहरण है और कुछ नहीं है, क्या है, एग्जाम्पल है जिसको आपको याद करके जाना है, एग्जाम्पल, ठीक है। इतना ये समझ लीजिए, इतना मोस्टली अगर मैं आपको देखूं वीडियोस के अंदर आप लोग देखते हो पूरा जोश के साथ आप लोगों को मैं कंटेंट रेडी करता हूं, कंटेंट तैयार करके आपको पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग उसका कोई भी बेनिफिट तो ले रहे हो, लेकिन आप लोग क्या रिएक्ट अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत कमेंट करके मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करते रहे कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहा इसके अंदर, कुछ नहीं है, लास्ट हो गया, खत्म, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 2 का बहुत अच्छा सा समरी, छोटा सा शॉर्ट, जिसमें आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको और अच्छे से एनालाइज कर सको, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, आई एम रेडी, ठीक है। मैं आपके लिए तैयार हूं, मुझे बस बता दीजिएगा, मैं रेडी करके नहीं आप सभी लोगों को समझा दूंगा जो टॉपिक आपसे छूट गया या समझ में नहीं आ पा रहा है। न्यूमेरिकल्स के लिए अपन लोग जल्दी से पढ़ने वाले, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी विद्युत धारा को बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है,